नमस्कार याशर.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 130 130। आज हमारे साथ है श्रीमान R.C. चौधरी साहब, जो कि सचिव हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। साक्षात्कार के लिए समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। तो शुरुआत तो करते हैं पहले पारिवारिक परिचय से। हम दो भाई हैं मेरे पिताजी के जी। एक मेरे से छोटा है। पिताजी सीआरपीएफ में सर्विस करते थे। माताजी गृहिणी हैं। जी। और पिताजी का नाम श्री बन्ने सिंह जी है। बंदे से। माताजी का नाम श्रीमती मनोरी देवी। जी जी। और भाई छोटे भाई का नाम है संजय कुमार थोरी। शादी कितने साल हो गए? शादी मेरी हुई थी 26 जनवरी 1995 को 95। और संतान दो बेटी एक बेटा है मेरे। दो बेटे जी। और शिक्षा कहाँ तक हुई है? शिक्षा मैंने बीएससी की। बीएससी के बाद में लॉ को बीच में छोड़ दिया। जी जी जी। और रुचि अगर पूछें तो अतिरिक्त हॉबी जो होती हैं? राजनीतिक रूप से ये है कि मैं यहीं ग्रामीण स्कूल में पढ़ा। जो मेरी स्कूल थी उसके अंदर मैं सेकंड नंबर पे था 10th के रिजल्ट के अंदर, बोर्ड के अंदर, राजस्थान बोर्ड के अंदर। पिताजी को उम्मीद थी कि मैं पढ़ के डॉक्टर बन जाऊंगा, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ से एक लक्ष्मणगढ़ भेजा, पहले एसआर स्कूल के अंदर, और फिर मैं बीकानेर चला गया। पिताजी सर्विस में ही थे उसी टाइम। एसआर में कौन से सन में गए थे आप? मैं 91 में। 91 में गए थे। अच्छा। फिर बीकानेर चला गया। बीकानेर जाने के बाद में वहाँ पे थोड़ा फ्रीडम मिला। पढ़ाई का जो माहौल था वो केयर करने वाला कोई नहीं था। अच्छा। और मेरे से जिस जगह पे मैं रहता था वहाँ पे मेरे से सभी सीनियर साथी थे। तो सीनियर साथी थे तो उसके जो एक स्वच्छंद जो वातावरण मिला, और उस वातावरण में शिक्षा से विमुक्त हो गए और कोई ध्यान करने वाला ज़्यादा था नहीं। जी जी। हालांकि बहुत इंटेलिजेंट था। 2 नंबर से मैं पीएमटी के एग्जाम में रहा। और पीएमटी के बाद में मैंने बीएससी की। बीएससी के बाद में मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर फिजिक्स डिपार्टमेंट होम साइंस में एज ए लैब टेक्नीशियन लग गया था। नौकरी के बाद में भी छात्र आंदोलन करते रहे, तो उसके दौरान हमें मतलब सजा हुई, जेल में भेज दिया, तो उस नौकरी से भी मेरे को हटना पड़ा। जी जी। ये जो रुचि मैं एक स्कूल में था बीकानेर की, एक सरकारी स्कूल थी, फोर्ट स्कूल थी, और वहाँ पे लेफ्टिस्ट का जो मार्क्सवादी जो है उसके एक स्टूडेंट संगठन था एसएफआई, उसका ज़्यादा बोलबाला था। तो मैं मेरे घर पे एक इंदिरा गांधी जी की जीवनी को देखा, इंदिरा गांधी जी के उनके व्यक्तित्व को देखा था। तो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। कांग्रेस का एक छात्र संगठन था एनएसयू, उससे हम जुड़ गए। तो हमने स्कूल की कुछ मांगों को लेके 11 सूत्री मांग निकाल कर हमने एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की, और हमने कहा कि कल स्कूल बंद कराएंगे और कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। उसके कुछ पर्चे छपवाए, और वो पर्चे मेरे पिताजी उस टाइम मेरे से मिलने के लिए गए। हॉस्टल में मेरा छोटा पिताजी वहाँ पे गए, तो मामा जी का लड़का मेरे साथ में रहता था। उन्होंने कहा कि वो कहाँ है। उनके हाथ में वो कागज था जिसपे मेरा नाम लिखा हुआ था, और नाम इसीलिए बदलना पड़ा कि रामचंद्र की बजाय आरसी चौधरी रहे, ताकि परिवार वालों से थोड़ा सा उनको राजनीतिक रूप से पता ना चले। फिर उन्होंने कहा, जाके बड़े प्रेम से पूछा कि बेटा क्या ये मांगे हैं? स्कूल में तुम्हें लाइब्रेरी नहीं मिलती, सिटी बस होनी चाहिए, सूट सागर की जो बीकानेर की समस्या थी, इनसे तेरे को क्या लेना देना? ऐसे पूछा। तो बड़े यूँ फ्रेंकली माहौल में पूछा, तो मैंने बढ़ चढ़ के उनको बताया। फिर उन्होंने मेरी थोड़ी सी पिटाई की, कहा कि पढ़ाई के लिए भेजा, यहाँ इन सब के काम के लिए नहीं भेजा। उनसे वादा किया कि आगे पढ़ाई करूँगा, लेकिन ये कल का आंदोलन है वो तो करना जरूरी है। फिर मैं जयपुर शिफ्ट हो गया। जयपुर शिफ्ट कर दिया कि यहाँ पे सर्किल ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे शिफ्ट कर दी। वहाँ पे भी छात्र संगठन से जुड़ा रहा, एनएसयू से जुड़ा रहा। एनएसयू में पद मिल गए। यूनिवर्सिटी का जो छात्र संघ का अध्यक्ष ऑर्गेनाइजेशन का जो होना चाहिए वो बन गया। उसके बाद में स्टेट के अंदर सेक्रेटरी बन गया, जनरल सेक्रेटरी बना एनएसयू में। उसके बाद में प्रदेश यूथ कांग्रेस है, उसमें प्रदेश का सचिव बना, प्रदेश का महासचिव बना, और प्रदेश के प्रवक्ता के तौर पर 10 साल तक इस संगठन से जुड़ा रहा। उसके बाद में राहुल गांधी जी ने एक प्रक्रिया लेके आए थे कि आप खुद नेता अपना चुने और खुद नेता बने। यूथ कांग्रेस के अंदर चुनाव की प्रक्रिया लेके आए थे, और इस प्रदेश में फर्स्ट बार जब चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में मैंने भी अपना भाग्य आजमाइश करने के लिए वो चुनाव लड़ा, और पूरे प्रदेश की 200 विधानसभा में सब जगह घूमा। और घूमने के बाद में मैंने सब लोगों से, जितने भी जो कैंपेन था, उसमें एक ही मुद्दा था कि देश में ऐसा पहला एक लोकतांत्रिक संगठन है जिसके अंदर आप अपना खुद का नेता थोपने वाली बात नहीं है। इसको लेके हमने कैंपेन किया और लोगों के बीच में गया, और कोई भी एक भी विधायक मेरे साथ में नहीं था, और अच्छा उस पर रेस्पॉन्स भी मिला। ये एक छोटी सी प्रक्रिया रही। और वर्तमान में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिन पायलट जी अध्यक्ष हैं। उनके टीम के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव के बतौर काम कर रहा हूं, और उत्तर प्रदेश के अंदर संगठनात्मक चुनाव को लेकर सहायक निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश में मेरे को पार्टी ने जिम्मेदारी दी। तो ये आप जो आपका पद है सचिव हो, कितने होते हैं राजस्थान में? कितने हैं फिलहाल? अभी राजस्थान के अंदर जब हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था 21 सचिव थे। ये संगठन की अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से संगठन की अगर कार्यशैली या कहीं पे एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो अपने हिसाब से
बढ़ा सकते हैं। हाँ, तो आपकी भूमिका क्या रहती है उसमें सचिव? उसके अंदर सचिव के पद के मैं एक जिले का प्रभारी हूँ। जैसे भीलवाड़ा जिला है, वहाँ पे पार्टी की एक्टिविटी जितनी भी जो होती है तो भीलवाड़ा जिले के प्रभारी हूँ। वहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो पीसीसी और डिस्ट्रिक्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम होता है। जितने भी जो प्रोग्राम होते हैं वो वहाँ पे स्टेट की गाइडेंस होती है वो करते हैं, और वहाँ के जो लोकल इश्यूज होते हैं उन इश्यूज को उठा के पीसीसी को बताते हैं। जी, तो इस कार्य के तौर पर बतौर सचिव आप पहली यात्रा यूपी और कहीं भी जा चुके हैं आप? आउट नहीं, ऑफ इस स्टेट? संगठन से मैं मध्य प्रदेश में गया हूँ, छत्तीसगढ़ गया हूँ, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और पश्चिम के अंदर मैं काम किया है। कई स्टेट्स के अंदर जाने का काम। तो उन स्टेटों को देखते अपना जो संगठन है स्थानीय जो राजस्थान का है कांग्रेस, वो कहाँ तक ठहरता है? संगठन हर स्टेट के हर जगह के एक लोकल मुद्दे होते हैं, जहाँ पे कुछ इश्यू जो होते हैं वो नेशनल इश्यूज होते हैं, वो लोकल इश्यूज को इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ लोकल इश्यूज होते हैं जो राष्ट्रीय मुद्दों को प्रभावित नहीं करते। तो ये तो उस हर एक रूपरेखा है। आज अगर कहीं पे राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करते हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य में बात करते हैं, तो वो तो देश के हर कोने को छुएगा। लेकिन अगर मैं मेरे गांव की देखूं तो गांव की समस्या मेरी लोकल होगी। तो ऐसे इश्यूज के अंदर बहुत से बदलाव और बहुत से हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर एक आतंकवाद की है, वो बहुत बड़ी समस्या। नक्सलाइट है, वो एक बड़ी समस्या है। डेवलपमेंट नहीं होने देने चाहते, सरकार अगर चाहती है तो भी नहीं हो पाते। वैसे राजस्थान के अंदर नहीं है। तो पर्यवेक्षक भेजते हैं कई बार पार्टी वाले, और पर्यवेक्षक जो होता है आपका लगता है स्थानीय लोग अगर रहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें जैसे कि वहाँ के माहौल के बारे में, वहाँ के परंपराओं के बारे में, वहाँ के जो दल है उनके बारे में जो प्रतिक्रिया रहती है उनसे वो ज़्यादातर सुचारू रूप से अवगत रहते हैं। देखिए, निश्चित रूप से अगर जो लोकल आदमी होता है वो ज़्यादा उनसे टच में रहता है। लेकिन लोकल आदमी जब कहीं पे होता है और वहीं से किसी पदाधिकारी का चयन करना होता है तो वहाँ पे उसका व्यक्तिगत मोह भी हो जाता है कि कहीं उसका भाई, भतीजा, परिवार, सामाजिक दोस्ती, ये सब चीज़ें होता है। तो निर्णय जो लेने की जो एक होती है, तो निर्णय के अंदर वो कहीं ना कहीं जो भावनात्मक जो रिश्ते हैं वो इन्फ्लुएंस ना करें, निष्पक्षता नहीं दिखा पाते, इसलिए पर्यवेक्षक है वो बाहर से भेजे जाते हैं। अच्छा, तो अभी कांग्रेस की हालत जो फिलहाल है वो अच्छी नहीं है। बाकी राज्यों में देखें तो, और अपने राज्य में भी ठीक नहीं है, और चुनाव जो है सामने आने वाले हैं, ठीक है। तो क्या तैयारी है कांग्रेस की इसके लिए? देखिए, कांग्रेस की तैयारी से नहीं है। इस देश के अंदर, देश का बहुत बड़ा एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर जब भी कोई 5 साल के लिए आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, ये कोई राजशाही तो है नहीं जिसमें एक बार आप गद्दी पे आसीन हो गए तो आपकी मृत्यु के बाद ही आप हटेंगे, या कोई राजा आपको पराजित करेगा तभी हटेंगे। लोकतंत्र में जनता आपके 5 साल के बाद में कामों का मूल्यांकन करती है। भारतीय जनता पार्टी की आज वर्तमान में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जब जनता के बीच में गए थे तो मुख्यमंत्री जी ने 611 वादे किए थे प्रदेश की जनता से, 611 कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो ये वादे हम पूरे करेंगे। आज जब वो वापस जब वोट मांगने के लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से अगर आप जैसे जो जागरूक मतदाता हैं वहाँ पे, वो उन मुद्दों पे बात करेंगे, मुद्दों में पूछेंगे। अगर उन्हें लगता है कि वो मुद्दे सिर्फ उनके लिए जुमले थे तो वो अपने चुनाव प्रक्रिया के अंदर अपने निर्णय से उसको वापस प्रभावित करेंगे। मोदी जी ने भी देश के युवाओं को एक बहुत बड़ा वादा किया था कि प्रति साल 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे। देश के अंदर जो काला धन है वो बाहर है, उसको हम लेके आएंगे तो प्रत्येक भारतीय खाते में इतना पैसा आएगा। किसान की आमदनी हम जो उसकी जो लागत मूल्य उस पर 50% का लाभांश देके उसको हम आगे लेके जाएंगे। तो मुद्दों पे जवाबदेही आज के दिन हट रही है, और देश को एक दूसरी जो धार्मिक जो उसकी निजता है, निजता को लेके, एक सेगमेंट की निजता को लेके और छंदम राष्ट्रवाद की बात की जा रही है। तो इसलिए अगर देश का मतदाता जागरूक है, मैं मानता हूं कि मुझे मेरा मंदिर है तो वो मंदिर में मेरे घर के किसी एक दीवारे में रख के भी मैं उसकी पूजा कर सकता हूं, लेकिन मेरे गांव के अंदर मेरे बच्चों के लिए स्कूल की जरूरत है, सड़क की जरूरत है, सामुदायिक भवन की जरूरत है। तो क्या मेरे जो मतदाता हैं वो मुद्दे मंदिर को मानेंगे या गाय को मानेंगे या किसी तीसरी चीज को मानेंगे, या फिर वो उनके जो सामूहिक विकास के लिए, समग्र विकास के लिए बात है, वो जो मुद्दे हैं वो लेके जाएंगे। अभी मोदी जी ने 1,45,000 करोड़ चंद व्यापारियों के माफ कर दिए। आज पूरे देश के अंदर किसान है वो आंदोलन कर रहा है। राजस्थान में किसान है, बीजेपी की सरकार है, वहाँ क्यों नहीं है? फिर यहाँ भी होना चाहिए। राजस्थान में भी हर जगह अभी हुआ ना, 33 भारतीय जनता पार्टी का खुद का एक किसानों का संगठन है, वो भी खुद आंदोलन कर रहा है कि किसानों की जो हक की बातें हैं वो होनी चाहिए। लेकिन सरकार के अंदर अपनी प्राथमिकता हो जाती है मतदाता के हिसाब से। देश का 50% आज भी जो किसान खेती पे आश्रित है। देश की जीडीपी के अंदर 14% उसकी हिस्सेदारी है, उसकी बजट के अंदर 1% की हिस्सेदारी है किसान की। तो किसान, हम चाहते हैं कि कहीं पे भी अगर समग्र विकास की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उद्योगियों को दे रहे हो, हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे, तो किसानों को क्यों नहीं दिया जा रहा? ये सब चीजें, युवाओं को रोजगार नहीं होगा तो फिर आप अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे?
जब देश के अंदर इस तरह की जो माहौल बन रहा है वो माहौल मुद्दों पे आधारित ना होके उनकी भावना को उद्दलित करने का हो रहा है, और भावना को उद्दलित एक समय सीमा तक ही किया जा सकता है, क्योंकि बेसिक जरूरत तो वो कहीं कभी ना कभी जरूर महसूस करता है। ऐसा बताएं कि पहले ये चुप्पी के लिए मनमोहन सिंह जी को बताते थे कि ये मजाक उड़ाते थे, लेकिन ये तो इनसे भी आगे बढ़ गए मोदी जी। तो कुछ भी मुद्दा बोलते तो है नहीं, चाहे किसान मर जाए, चाहे कुछ और हो जाए, चाहे नोटबंदी में लाइन में लोग मर जाएं, इनका तो कोई बयान आता नहीं। ये तो उनसे भी आगे निकल गए। देखिए, यहाँ पे इस देश के अंदर एक महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हुए, और उसको विश्व एक ख्याति भी है उनको, और उन्होंने से जब से आपकी तरह किसी ने पूछा कि आपका आगे क्या रहेगा, तो उसने कहा मैं नहीं, मेरा बैट बोलता है। जी जी। मनमोहन सिंह जी ने जो काम किया उनकी चुप्पी थी, आज उनके जो काम है वो काम बोल रहे हैं। इस देश के अंदर जिस प्रकार की जो आम आदमी की जिस रीच पे की, जो मनरेगा लेके आए, जो आरटीआई लेके आए, आरटी लेके आए, इतने इतने लेके आए, जो उन्हें एक ताकत दी, एक हथियार दिया, आम आदमी को दिया। वो आम आदमी जब उस दिन पहचानेगा, उस दिन उसकी आवाज वो जिंदा रहे या न रहे, उस दिन भी बुलंद होती रहेगी। राजीव गांधी जी पे भी बोफोर्स का उन्हें आरोप लगा, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसी बोफोर्स की वजह से हम कारगिल का युद्ध जीत पाए और बेदाग होके वो निकले। तो बोलने के बजाय काम होना चाहिए, और जो मुद्दे बोलने के होते हैं, जो जवाबदेही होती है, उस पर निश्चित रूप से उन्हें जवाब देना चाहिए। देश के 65 टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने भी खुला खत प्रधानमंत्री जी को लिखा कि इस देश के अंदर गोरक्षकों के नाम पे तांडव हो रहा है, ये हो रहा है। तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उस पूरी आपकी योजनाओं को चलाते हैं, और आज आप उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप जब विपक्ष की बात को सकारात्मक रूप से जवाब नहीं देते हैं, और खबरें जो हैं वो शून्य होने की तरफ होती हैं, तो आप कहीं अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक मोनो। अब उसमें तो इतना भय लगता है, अगर मुझे कोई फतेहपुर से, अगर गंगानगर से कोई गाय ले जाओ जी, फ्री में गाय है दूध दूहने के लिए, मैं नहीं ले जाऊंगा। मुझे डर लगता है, पता नहीं। निश्चित रूप से मेरे जयपुर में 2 गाय हैं, एक गाय दूध नहीं दे रही है। मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ पे खेत है, उसका अच्छा पालन पोषण हो सकता है और वो यहाँ पे रहे, लेकिन मुझे भी इस चीज का भय है कि मैं अगर उसको ट्रेवल करूंगा यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं गोरक्षकों से बीच में पिटाई होगी। आज जो ट्रांसपोर्टर है वो भी उसको गाय को लेके नहीं आना चाहिए। और भारत की अर्थव्यवस्था में पशुधन है वो बहुत बड़ी एक भूमिका रही है, और उसकी आजीविका का बहुत बड़ा साधन रहा है। ये धीरे धीरे आने वाले समय में उनको पता होगा कि कितना कुठाराघात उनके हितों पे हुआ है। एक बात और भी है, जैसे कि अंदर की बात है, जैसे मेरी दादी है जी, तो जब बकरियां पालती थी, तो जब पैसे में जरूरत हुई तो बकरियों को बेच दिया, बकरे को बेच दिया, ठीक है, बच्चों को, गाय के बछड़े को भी लोग बेचते थे। अब तो लेता नहीं है, भैंस के पाटे को बेचते थे। तो हम खुद नहीं उस रास्ते जाते, लेकिन हमें पता होता है उसका क्या अंजाम होगा, लेकिन हमें पैसे चाहिए होते हैं ना। इस तरीके से काफी जो नकारा आवारा जो हमारे अतिरिक्त जो पशु होते हैं उनको हम सल्टाते हैं, तो उनकी बेचते हैं, वो सब कटाई में जाते हैं, सबको पता होता है। लेकिन उस पर इस तरीके से अगर आप नियंत्रित रूप से रोक लगाते हो तो काफी बुरा प्रभाव पड़ता है, किसानों पर प्रभाव पड़ता है, और जो व्यवसाय चलते हैं इनके सारे उन पर प्रभाव पड़ता है। और अगर वही दोगली नीति है ना, नॉर्थ ईस्ट में जो उनका ये नॉर्थ ईस्ट में तो जो स्टेट है उन पर उनका वोट नहीं है, तो वहां तो कहते सब चलेगा। विज्ञान से संबंधित जो बच्चे हैं वो एक खाद्य श्रृंखला होती है, फूड चेन होती है, उस फूड चेन को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। उसके अंदर कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स की एक चेन होती है। उस चेन में हम किसी भी सेगमेंट को अगर बिगड़ता है तो इकोलॉजिकल पूरा सिस्टम बहुत बिगड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो समुद्र के किनारे पे रहते हैं वो सी फूड पे आश्रित हैं, जो हम जो दूसरे पे रहते हैं वो कोई चावल पे आश्रित है, कहीं पे कोई गेहूं कर रहा है। ये एक फूड हैबिट्स हैं उस एरिया की और अवेलेबिलिटी के आधार पे हैं। तो इस हिसाब से आप पूरी इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, और जो वीकर सेक्शन जिसकी एक जीने का एक आधार रहा है ये पशुधन, उस पे आप भावनात्मक रूप से आघात करके लगता है कि पूरे जिस प्रकार से उन्होंने कहा, तो आखिर क्या हम इन पशुओं को किस हिसाब से और किस दिशा में लेके जाएंगे, और जो गांव की जो 50% जो आपकी इस देश की आबादी जिस पर आश्रित है उनको आप किस दिशा में लेके जाते हैं, ये समय के साथ में बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब तो लोग होड़ भी करते हैं सऊदी में ऐसा, तो हमारे भी यहाँ कानून करेंगे, तो वो तो एक लोकतांत्रिक देश है भी नहीं ना, हमारा तो लोकतांत्रिक देश है सब चीजों में। मैंने कहा ना कि हर देश की अपनी एक उसकी भौगोलिक स्थिति है, हर देश की एक फूड हैबिट है, हर देश का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके संविधान की धारा 21 के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजता रखने का अधिकार है और उसे अपने स्वच्छंद रूप से जीने का अधिकार है। तो आप उसकी खाद्य शैली को, आप उसके धार्मिक रूप को, हम अगर कहीं पे उसके आघात करते हैं तो ये संविधान की धारा 21 पे हमला कर रहे हैं, उस पे नहीं कर रहे हैं। तो संविधान पे हमें हमला करने की बजाय जरूरी है कि सदन की व्यवस्था है, सदन में अगर कोई बात ठीक नहीं लग रही है तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, वो सदन के अंदर सदन में विवाद किया, बहस की जाए, और अगर देश के हित में है तो वहां से संशोधन हो सकता है। लेकिन भावनात्मक रूप से ये ट्रोल करने का जो सिस्टम है वो कतई ना तो इस देश के हित में है और ना ही जनता के हित में।
तो ये भावी चुनाव में कांग्रेस के क्या मुद्दे होंगे? भावी आज इस देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है, आपने जो नोटबंदी की उसके बाद में देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, जी जी। रोजगार हैं वो घट रहे हैं, देश के जो टॉप बड़े सेगमेंट हैं उनके अंदर वो नीचे जा रही है उनकी। हम अगर आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र नहीं बन पाए, अगर ये नोटबंदी नहीं होती तो मुझे लगता है चाइना से हम आगे चले जाते थे। जी जी। इस देश के अंदर बहुत से जो सेगमेंट्स हैं उनका क्या इम्पेक्ट आता है, उस देश को हमें आर्थिक रूप से और प्रबल सशक्त बनाने के लिए कदम उठाने हैं, और उन कदमों को देश के प्रधानमंत्री जी से, देश की रूलिंग पार्टी से जवाब मांगे जाएंगे, और जो उन्हें वादे किए थे उनके लिए भी उनसे पूछा जाएगा। आप अपनी अब तक की राजनीति यात्रा से संतुष्ट हैं? राजनीतिक यात्रा में एक चीज मानता हूं कि गांधी जी ने जो आंदोलन किया था वो स्वराज के लिए किया था, स्वयं के राज के लिए कहा था। आज मुझे लगता है इस मुल्क के अंदर लोगों को वोट देने का और आलोचना करने का दो तो अधिकार हैं, लेकिन जहां पे मैं गांव में रहता हूं, गांव के निर्णय में जो अंतिम व्यक्ति का आदमी, उसकी भूमिका कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं हो रही है। तो इसमें क्या है, जो राजीव गांधी ने संविधान 73 और 74 के अंदर संशोधन करके और गांव में ग्राम सभा का एक आह्वान किया था, जब तक वो ग्राम सभा मूर्त रूप नहीं लेगी तब तक लगता है कि पूरे आदमी को इस स्वाधीनता का आनंद नहीं मिल पाएगा। एक अंतिम सवाल, ये राम राज्य की स्थापना, ये राम राज्य की स्थापना कितने करीब पहुंच पाए हैं? राम राज्य की मतलब स्थापना, वैसा माहौल राम राज्य की एक एजेंडा सांप्रदायिक दल का रहा, हिंदू महासभा रही, फिर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है। मेरे हिसाब से गांधी जी की परिकल्पना थी। राम राज्य की कल्पना जो उससे पहले थी, वो राम राज्य के अंदर जो नैतिकता के आधार पे, वही। उस नैतिकता क्या था, राजनीति का एक धर्म था, धर्म की राजनीति नहीं थी। आज धर्म की राजनीति हो रही है, राजनीति का कोई धर्म नहीं रहा। आप बिल्कुल सही करें कि हम जो राम राज्य की तरफ बढ़ना चाह रहे थे उससे कहीं उल्टे बढ़ गए। राम राज्य के अंदर राजनीति का एक धर्म था, राजनीति का एक दायित्व था। अगर उन्हें, राम को भी अगर वनवास मिला तो उन्होंने भोगा, लेकिन यहाँ पे जो आज सत्ता भी जो आसीन है वो चाहता है कि वनवास में जनता को दूं और मैं इस कुर्सी पे बना रहूं। ठीक है चौधरी साहब, आपने बेबाकी से राजनीति पर विचार रखे और आपने इस अल्प व्यय में ही जो है राजनीतिक सीढ़ियाँ बखूबी चढ़ी हैं। तो उम्मीद करूंगा कि भविष्य में भी आप राजनीतिक सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं और लोगों का आपको मान सम्मान मिलता रहे, और जो समस्याएं आपको अखरती हैं, जो समस्याएं आपके सामने आती हैं, उसका यथोचित आप जो है समाधान करने की कोशिश करें। यही उम्मीद आपसे, और उम्मीद करूँगा कि आपकी जो कांग्रेस पार्टी जो है, जिन मुद्दों को उठाए लोग बखूबी समझें और अपने विवेकानुसार मतदान करें। निश्चित रूप से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जो इस प्रकार से युवाओं के बीच में सूचनाओं को ले जाने का और एक गांव के जो गुमनाम आदमी है उसको पहचान देने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी निश्चित रूप से एक सशक्त राष्ट्र की भूमिका निभाएगा। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। साथ साथ करें, बहुत बहुत धन्यवाद।